तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में दी हिमालय, दी नॉर्थ, द ग्रेट इंडियन प्लेन एंड साथ ही साथ मैंने आपको दी थार जो इंडियन डेजर्ट है उसके बारे में बताया था। तो आज हम सीखेंगे द पेनिनसुलर इंडिया, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स विच आर प्रेजेंट इन अवर इंडिया। तो यहाँ पे मैंने रफ मैप ड्रॉ करने की कोशिश करी है और साथ ही साथ मैंने आपके रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग्स करी हैं, जिससे कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि इंडिया में इंडिया का जो रिलीफ फीचर है वो किस तरह का है और यहाँ पे किस किस तरह की माउंटेन रेंजेस एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑफ नॉर्दर्न सिरकार। जो नॉर्दर्न सिरकार है वो हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं द नॉर्दर्न सिरकार। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिचुएटेड है आपका द महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट का आपका हाईएस्ट पीक है। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न घाट या फिर आप ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो वहाँ का जो हाईएस्ट पीक है इट इज़ महेंद्रगिरी पर्वत। जो दूसरा पॉइंट है वो है गिर रेंज का। जो आपके गिर के जो पहाड़ हैं, जो आपके गुजरात के जो पहाड़ हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं गिर रेंज के नाम से हमको जानते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ वरना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन आपको दिख रहा होगा, काफ़ी जगह छोड़ छोड़ के बनाया मैंने। इट इज़ बिकॉज इट इज़ इन दिस शेप ओनली। तो ये जो है ये ईस्टर्न घाट है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट है, ये बिखरा हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा नदियाँ जो पहाड़ जो हमारे हैं उनको उनसे होती हुई यहाँ से गुजरती हैं। इसी वजह से यहाँ के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं, घिस जाते हैं एक तरह से। ये यहाँ से जाती हैं उसके बाद आपके जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लेकून्स और लेकून लेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डेल्टास देखने को मिल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ योर आदि कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। तो ये यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है अरावली का। अरावली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अरावली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज प्रेजेंट इन दिस सब कॉन्टिनेंट। पाँचवा जो है वो है विंध्यान रेंज का एंड सिक्स वन इज द सतपुरा रेंजेस। ये दोनों जो रेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को हमारे पेनिनसुलर इंडिया से अलग करती हैं, मतलब एक तरह का सेपरेशन का काम करती हैं, एक तरह की बाउंड्री का काम करती हैं ये। सातवां है हमारा महादेव रेंजेस, महादेव हिल्स। तो जो महादेव हिल्स हैं वो अगेन वही काम करती हैं जो ये सतपुरा रेंजेस और आपका विंध्यान रेंज करते हैं। उसके बाद आठवें नंबर पे आपका आ जाता है द ग्रेट डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर शेप का एक लैंडमार्क है जो काफ़ी ज़्यादा शीट लाइक लावा से फॉर्म्ड है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। नाइन्थ में जहाँ पे आपका वेस्टर्न कोस्ट और आपका ईस्टर्न कोस्ट दोनों आकर के आपस में मिल जाते हैं नाइन्थ पॉइंट पे। अगर आप इसको गेस कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। इट इज़ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। आई सजेस्ट दैट यू शुड गो देयर। आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो देयर। मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है। नाउ दिस इज़ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू है, वो उनमें ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं देखने को मिलता हमको। ये इस वजह से भी है क्योंकि जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो ईस्टवर्ड स्लोप है उसका, मतलब वो वेस्ट में थोड़ा ऊंचा और ईस्ट में थोड़ा नीचे की तरफ है। इसी वजह से जितनी नदियाँ हैं वो वेस्ट से शुरू होकर के ईस्ट की तरफ बहती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसीलिए यहाँ पे आपको कम से कम पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी सी मेरी राइटिंग ख़राब हो गई है बट आई विल ट्राई टू कन्वे माई पॉइंट्स। जो पेनिनसुलर इंडिया है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इट इज़ अप्रॉक्स दी 50% ऑफ द टोटल कंट्रीज लैंड मास। जो भारतवर्ष का जो पूरा लैंड मास का जो हिस्सा है उसका 50% है आपका 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये फॉर्म कैसे हुआ था पेनिनसुलर इंडिया, इसके बारे में हमको हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो पेनिनसुलर इंडिया हुआ क्या था एक्चुअली, जो हमारा गोंडवाना था वो स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद वो 3-4 डायरेक्शन में मूव हुआ। वन वॉज ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड वॉज इंडिया एंड थर्ड वॉज अफ्रीका। तो जो हिस्सा हमारे भारतवर्ष की तरफ आया उसको हम कहते हैं, उसको ऑन द पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं।
तो जो गोंडवाना था वो हमारे पैंजिया को रिप्रेजेंट करता था। पैंजिया वॉज द ओल्डेस्ट लैंड मास और द ओल्डेस्ट लैंड पीस विच वॉज फॉर्म्ड ऑन अर्थ। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म्ड हो रखा है। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं द पेनिनसुलर इंडिया, और इसमें जो कुछ हमने जो इसको आसानी से पढ़ने के लिए हमने इसमें जो कुछ क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं उनके बारे में। सो पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो वैलीज़ हैं उनका उनका शेप क्या है, उनके आकार क्या है, वो किस तरह के फॉर्म होती हैं, और उनका जो सराउंडेड जो हिल्स हैं उनके वो किस तरह के हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वैलीज़ हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं, थोड़ी कम गहरी हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो साथ ही जो उनको हिल्स ऑक्यूपाई करती हैं, मतलब जो उनको अकम्पनी करती हैं, जिनकी वजह से वो वैलीज फॉर्म होती हैं, वो राउंड शेप में हैं। आप अगर हिमालयाज़ में जाएंगे या फिर आप कहीं पे भी जो यंगर माउंटेन रेंजेस आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉइंटेड हिल टॉप्स मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको राउंडेड, वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, वो राउंडेड है बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस। उसकी जो शेप है वो राउंड शेप में हो चुकी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पेनिनसुलर इंडिया को दो मेन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सो द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, एंड द सेकंड वन इज द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो हमने इनको डिवाइड किया है, तो इसका मतलब हमने इनको किसी न किसी बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया होगा। ये देखा जाए तो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, इनके शेप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेनिनसुलर इंडिया उसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। सो द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड द सेकंड वन इज द डेक्कन प्लेटू। जो मेन रीज़न है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि जितना हमारा पेनिनसुलर इंडिया का जितना भी हिस्सा नर्मदा रिवर से नॉर्थ में आता है वो सारा का सारा सेंट्रल हाईलैंड है, और जितना हिस्सा नर्मदा नदी के साउथ डायरेक्शन में आता है इट इज़ डेक्कन प्लेटू। दिस इज वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, एंड इसी बेसिस पे डिवाइड भी है, इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो भी रखा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड में, तो सेंट्रल हाईलैंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्लेटूज मिल जाएंगे। व्हेन वी कम टू द डाउन साउथ, तो वहाँ पे आपको जो मेन जो प्लेटू है वो हमारे डेक्कन प्लेटू ही है। हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, और व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू लैंड मासेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो है हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर, और साथ ही साथ ये जो है ये कवर करता है मालवा प्लेटू को। ठीक है, ये कवर करता है मालवा प्लेटू को। और जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्रायंगुलर शेप में है साउथ ऑफ नर्मदा, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लावा शीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। हॉरिजॉन्टल लावा शीट मतलब जैसे हम चादरें बिछाते हैं उसी तरह से यहाँ पे लावा की चादरें बिछी हुई हैं, तो आपको सेम टू सेम लगभग लगभग उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे बेसाल्ट ट्रैप्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो बहुत देखने में काफ़ी काफ़ी सुंदर लगते हैं और काफ़ी आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कई लोग। उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू है ये एक तरह का अगेन ये सैंडविच की तरह ही फॉर्म होता है। ये बीचों बीच पड़ता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के। साथ ही साथ ये जो डेक्कन प्लेटू है ये लार्जेस्ट प्लेटू है। ठीक है, इसका टोटल एरिया है 7,500,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि नर्मदा रिवर, जैसे कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, ये नर्मदा रिवर है, ये सेंट्रल हाईलैंड, एंड ये नीचे डेक्कन प्लेटू। तो नर्मदा रिवर जो ये ब्लू एंड ब्लैक उसमें इंक में है ये नर्मदा रिवर है, तो इसके ऊपर जितना भी एरिया है वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे की तरफ जितना भी एरिया है इट इज़ योर डेक्कन प्लेटू। नाउ वी विल लर्न अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट प्लेटूज। भारत में प्लेटुओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटूज हैं। आपको
मिडिल इंडिया से लेकर के आपको साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया, एंड उसके बाद आपको कुछ हिस्सा आपका जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लेटूज आपको देखने को मिल जाएंगे. But here we will stick to few important plateaus. So these are the Malwa, the Chota Nagpur plateau, the Meghalaya plateau, and your Deccan plateau. सबसे पहले हम मालवा के बारे में बात कर लेते हैं. हम एक बात नोटिस करते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी प्लेटूज प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, उन सब में से ज़्यादातर की जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में ही है, वो सारे के सारे. ठीक है. सो ये आपका इसके वेस्ट में पड़ती है आपकी अरावली. आपका जो बुंदेलखंड है वो ईस्ट में पड़ता है, तो मतलब ये बीच में पड़ता है जो आपका मालवा प्लेटू है, ये अरावली और बुंदेलखंड के बीचों बीच में है. और ये ड्रेन्ड बाई चंबल नदी. सो इसके नॉर्थ में चंबल है, चंबल वहाँ से बह करके आती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि विंध्या और सतपुरा में बहुत ज़्यादा रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है छोटी छोटी. तो ये जो मालवा में जो ये ड्रेन्ड होता है, ये चंबल नदी की वजह से होता है. और ये होता कैसे है, ये देखिए आप. जब नदी अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर के आती है तो ये धीरे धीरे वहाँ पे सेडिमेंटेशन होते रहता है यहाँ पे. तो इसीलिए इट इज़ ड्रेन्ड बाय द चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सो इट्स ट्रिब्यूटरीज आर काली, सिद्ध, पार्वती, काली, सिद्ध, पार्वती, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लावा फ्लो. ठीक है, यहाँ पे एक्सेसिव लावा फ्लो हो रखा है, इसी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में लावा फ्लो है, इसी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है. तो आपको यहाँ पे आपको एक्सेस लावा फ्लो भी देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी देखने को मिल जाएगी. ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, ये कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है. इफ़ अगर आपसे कोई पूछे कि कॉटन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है या फिर किस रीजन में होता है, तो यू कैन ईजिली से कि सर जहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा होगी वहाँ पर ये प्रोडक्शन हो सकता है इसका. नाउ विल डिस्कस अबाउट द छोटा नागपुर प्लेटू एंड द डेक्कन प्लेटू. तो जो छोटा नागपुर प्लेटू है, इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन प्लेटू. मतलब जो आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, इट इज़ योर छोटा नागपुर प्लेटू. एंड साथ ही साथ इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ रिहांद. रिहांद इज़ अ रिवर. ठीक है, तो इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द रिहांद रिवर. अगेन जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो भी आपका गोंडवाना रॉक से ही बना हुआ है, क्योंकि ये सारा का सारा पैंजिया का टुकड़ा था, ये आकर के यहाँ पे मिला पेनिनसुलर इंडिया. तो पेनिनसुलर इंडिया ही आपका पूरा गोंडवाना से फॉर्म हो रखा है, तो इसी वजह से आपका जो छोटा नागपुर है वो भी गोंडवाना रॉक से ही फॉर्म हो रखा है. यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली गोंडवाना रॉक्स देखने को मिल जाएंगे. आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर नाइसेस देखने को मिल सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको डेक्कन लावा और डेक्कन लावा ट्रैप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे. साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ओर्स भी मिलेंगे. एंड दिस छोटा नागपुर प्लेटो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स ऑल्सो. बात कर लेते हैं डेक्कन प्लेटो की. सो डेक्कन प्लेटो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटो प्रेजेंट इन इंडिया. स्लोप इसकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है. दिस इज द मेन कॉज वाई ओवर द पेनिनसुला, एवरी रिवर प्रेजेंट इन द पेनिनसुलर इंडिया फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में है. ये लार्जेस्ट प्लेटू होने के साथ साथ इसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस है. इट इज़ अराउंड 7,500,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो जो यहाँ पे जो रॉक टाइप है, इट इज़ मेनली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच में प्रेजेंट है. Now we will learn about the Meghalaya plateau. This plateau is located in the northeastern part of India, and the western part of this plateau is called Goro Hills, and the central part is called Khasi and Jantia Hills, and the eastern part is Mikir Hills. ठीक है.
सो अगेन दिस प्लेटो इज, जो ये प्लेटो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है। मतलब जब आप उत्तर पूर्वी भारत की तरफ जाएंगे तब आपको ये प्लेटो मिलेगा। अभी हमने रिसेंटली वहाँ पे एक मेघालय नेच भी मिली थी हमको, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इंक्लूड हुई है मेरे ख्याल से। उसके बाद जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, जैसे मैंने आपको ये बताया, इट इज़ गोरो हिल्स। गोरो हिल्स। देन जो सेंट्रल पार्ट है, इट इज़ नोन एज खासी जैंतिया हिल्स। खासी जयंतिया और जयंतिया खासी। एंड साथ ही साथ जो आपका ईस्टर्न पार्ट है जो इसी प्लेटो का, वहाँ पर आपको मिलेंगी मिक्किर हिल्स। नाउ विल टॉक अबाउट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको पता होना चाहिए कि ये मेनली है क्या। अगर हम पहले बात कर लेते हैं अपने वेस्टर्न घाट की, तो इसकी जो एवरेज एलिवेशन है, इट इज़ अराउंड 900 to 1600 मीटर्स, वेर एज द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ अराउंड 600 मीटर्स। मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ अराउंड 600 मीटर्स। यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है वेस्टर्न घाट में। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो हिल्स हैं, वो जो ईस्टर्न डायरेक्शन से जो आपकी जो मानसून विंड्स आती हैं, जो मॉइस्ट होती हैं थोड़ी सी, ये उनको क्रॉस नहीं करने देता, पहाड़ियों की वजह से क्रॉस नहीं करने देता, एंड इसीलिए यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होती है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुड़ी। इट इज़ 62695 मीटर, मतलब लगभग लगभग आपका 2700 मीटर ऊंची पहाड़ी है ये, और फॉलोड बाई डोडा बेटा विच इज़ 2637 मीटर्स। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। अगर आपसे कोई पूछे कि सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है, तो इट्स फॉर श्योर इट्स वेस्टर्न घाट। एंड उसके बाद ये दादरा नगर एंड हवेली से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाती है। उसके बाद अगर हम वेस्ट ईस्टर्न घाट की बात करें, तो ये 16 से 105 किलोमीटर दूर जबकि जो मेन ईस्टर्न घाट है उनके पास पड़ता है। ये काफ़ी जगह से टूटा हुआ है बिकॉज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड पेनार रिवर्स। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आर जावेदी हिल्स, शेवरॉय हिल्स एंड पंचैन अलाई हिल्स। ठीक है। इन दोनों की एक इम्पोर्ट खास बात क्या है, ये दोनों जाकर के एट द एंड कन्याकुमारी पे मीट करते हैं विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ठीक है। तो ये इस तरह से है। ईस्टर्न घाट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नदियाँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको लेगून्स और आपको फिर और डिफरेंट चीज़ें जैसे कि आपका अटोल्स एंड रीफ्स वगैरह आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। वेस्टर्न घाट जो है ये अरेबियन सी की तरफ है, एंड जो ईस्टर्न घाट है ये आपका बंगाल की तरफ है। ये एग्जैक्टली बिल्कुल समुद्र के पास नहीं है, दोनों तरफ ये थोड़ा थोड़ा, जो आपका मेन लैंड जो मेन सी है उससे थोड़ी दूरी पर है ये पहाड़, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर आपके समुद्र से पड़ते हैं। सो या, नाउ विल लर्न अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल प्लेन है ये आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के तरफ, दोनों तरफ है। एंड साथ ही साथ ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, फिर ईस्टर्न कोस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, एंड दिस इज योर वेस्टर्न कोस्ट।
ठीक है। सो या जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्दर्न सरकार है वो ईस्टर्न घाट के शुरुआती हिस्से में आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोंकण कोस्ट, देन कन्नड़ कोस्ट एंड देन मालाबार कोस्ट, एंड साथ ही साथ आपको कोरामंडल कोस्ट भी दिखाई देगा, एंड वो नॉर्दर्न सरकार तक जाता है। ठीक है। तो जो नॉर्दर्न सरकार, वहाँ से हमारे ईस्टर्न कोस्ट की शुरुआत होती है और वो आकर के एंड कहाँ पर होता है हमारा, कन्याकुमारी में। और ईस्टर्न नॉर्दर्न सरकार के नीचे हमारा कोरामंडल कोस्ट। यहाँ पर है हमारा कोंकण कोस्ट जो हमारा गुजरात से शुरू करके गोवा तक है, कन्नड़ कोस्ट गोवा से कर्नाटका तक, एंड कर्नाटका से नीचे कन्याकुमारी तक हमारा मलाबार कोस्ट है। इस तरफ हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये इक्वेटर के पास पड़ जाता है, एंड इधर लक्षद्वीप जो है ये हमारा केरला के पास है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स की। तो कोस्टल प्लेन होते क्या हैं? दीज आर द नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड ऑन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ठीक है। तो ये हमारे दोनों तरफ प्रेजेंट है, ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट की तरफ है ये। सो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है क्या। तो ये स्प्रेड अलोंग बे ऑफ बंगाल, ये स्टार्ट होते हैं आपके उड़ीसा से कन्याकुमारी तक। तो अब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कई बार मैंने सुना है कि लोग ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम्स में कि दे विल आस्क दैट फ्रॉम वेयर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट, तो कई लोग उसमें बंगाल टिक करके आते हैं, बट नो, इट्स उड़ीसा। उड़ीसा से स्टार्ट होते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दे एंड टर्मिनेट्स एट कन्याकुमारी। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार प्लेन, एंड जस्ट उसके नीचे जो सदर्न पार्ट है इसका उसको हम कहते हैं दी कोरामंडल कोस्ट और द कोरामंडल रेंज। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं दीज आर दी महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये यहाँ के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये यहाँ पर जाकर के डेल्टा फॉर्म करती हैं, एंड उसके बाद ये एस्चुरी में जाकर के समुद्र से मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल से। यहाँ पे आपको चिल्का एंड पुलिकट लेक मिलेंगी। एंड नाउ विल टॉक अबाउट वेस्टर्न कोस्ट। सो ये अरेबियन सी के पास है, मतलब अरेबियन सी की तरफ स्प्रेड हो रखा है ये। दे स्टार्ट फ्रॉम गोवा गुजरात टू गोवा देन टू कन्याकुमारी। ठीक है। गुजरात गोवा कर्नाटका एंड देन कन्याकुमारी। गुजरात से गोवा के बीच में जो इलाका है इट इज कंकन कोंकण कोस्ट, देन गोवा टू कर्नाटका इट्स कन्नड़ प्लेन, एंड देन कर्नाटका टू कन्याकुमारी इट्स malabar, and it's Ashtamudi and Vembard. These two are the important lakes of western coast. So now we'll study about the islands. So mainly islands हैं क्या, island होते क्या हैं, and how they are formed, and what are the main islands, what are the main island groups और India है। So पहली बात islands होते क्या हैं। island जैसे कि आप देखोगे चारों तरफ से ना एक लैंड मास जो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है उसको हम आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। आइलैंड्स आर सीरियसली आई बिलीव दैट आइलैंड्स आर वेरी फैसिनेटिंग थिंग, एंड ये हमारे नेचर की एक काफ़ी ज़्यादा अनोखी क्रिएशन है। ठीक है। अब आप जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत में दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, वन इज़ अंडमान एंड निकोबार एंड द अदर वन इज़ लक्षद्वीप। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद साथ ही साथ जो हमारा लक्षद्वीप है ये ये हमारा केरला के पास पड़ता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। मुंबई जो है वो भी एक आइलैंड पे ही सिचुएटेड है, एंड इट इज़ ऑन सेल्सेटे आइलैंड्स। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ विल स्टडी अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। तो ये बिलीव किया जाता है कि जो हमारी जो पूर्वांचल जो रेंज है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हिमालयाज दिहांग गॉर्ज के बाद एक उस डीप साउथ टर्न ले लेते हैं। सो वहाँ पे जाकर के जब वो हिमालय वहाँ पे स्कैटर हो जाता है, तो स्कैटर होने के बाद वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, बट इट इज़ बिलीव दैट अंडमान एंड निकोबार ये उसी की रेंज में आते हैं। एक्सटेंसिव दीज आर द एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूर्वांचल। यहाँ पे 265 बड़े और छोटे आइलैंड्स हैं कुल मिलाकर के। इसको हमने तीन मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है, दीज आर नॉर्थ मिडल एंड साउथ अंडमान। एंड उसके बाद यहाँ पे 7 बड़े और 12 छोटे आइलैंड्स हैं। भारत में सिर्फ दो ही आइलैंड्स ऐसे हैं या फिर दो ही जगह ऐसी है जहाँ पर आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाएंगे, विच आर बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स, विच आर सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। सो ये दोनों के दोनों वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। ये दोनों जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं, सो आई डोंट बिलीव दैट दे विल अलाउ यू टू गो देयर, बट यस वॉल्केनोज आर रियली वेरी फैसिनेटिंग। ठीक है। सो अगेन अंडमान एंड निकोबार इज
very important strategic layer I was telling you, it is because it is situated in the it is situated near the equator, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको फिशरीज़ के जो हमारे जो फिशेज़ हैं वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं. एंड उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट रोल. अब यहाँ पे आपका एक ट्राई सर्विस यहाँ पे आपका कमांड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है. नाउ जो सैडल है, सैडल इट इज़ अ नेम ऑफ अ पीक और अ हाईएस्ट पीक विच इज़ प्रेजेंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द अंडमान. ठीक है. The southernmost point of India, which is also known as the Indira Point, it is situated in the Greater Nicobar Islands. ठीक. उसके बाद जो 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को. एंड जो लोको चैनल है इट सेपरेट्स म्यांमार फ्रॉम नॉर्दर्न अंडमान. ये जानना आपका काफ़ी ज़रूरी है कि व्हाट आर दिस 10 डिग्री और लोको चैनल. जो जैसे हमारे जैसे कि आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो वो 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री इस तरह से चेंज होगा. तो जो जब 10 डिग्री पे जब आप पहुँचेंगे तो जो चैनल है, जो समुद्र का जो रास्ता है, वो हमारे अंडमान एंड निकोबार को अलग अलग करता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द लक्षद्वीप. सो लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी. इट इज सिचुएटेड नियर द स्टेट ऑफ केरला. ठीक है. इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इट इज़ कवरत्ती. एंड द आइलैंड्स north of 11 degree north are known as Anindini Islands. ठीक है. And the islands which are situated south of this 11 degree north are known as south of 11 degree north are known as Kan. These are known as the Kanwan-Kor Islands. So we have Anindini, which is situated in the north direction of 11 degree north channel, and the Kanwan-Kor Island, it is situated in the south of 11 degree north channel. ठीक है. Midcoy Islands, it is the most well developed island of Lakshadweep, and it is separated from Kannur Island by 9 डिग्री चैनल. ठीक है. जैसे कि हमने वहाँ पे बात करी थी कि जो हमारा 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है. इसी तरह यहाँ पे जो 9 डिग्री चैनल है वो हमारा मिनकोय और कन्नौर आइलैंड्स को सेपरेट करता है. लक्षद्वीप कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है. इट इज़ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. यहाँ पे सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया कवर करता है लक्षद्वीप. बट अगेन आई टोल्ड यू ना दैट इट हैव सम वेरी गुड एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. दिस इज फॉर्म्ड ऑफ कोरल रीफ. कोरल रीफ क्या होता है? दीज आर द कोरल पॉलिप्स. तो जो कोरल पॉलिप्स हैं जब ये मर जाते हैं तो इनके मरने के बाद दे गेट सॉलिडिफाइड एंड दे फॉर्म a land-like structure which is known as coral reef. दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है which is situated in ऑस्ट्रेलिया. जो आपका पिटी आइलैंड है ये यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहते. दिस इज नॉट हैबिटेड और इनहेबिटेंट. सो यहाँ पे आपके एक बर्ड सेंचुरी भी प्रेजेंट है. So these places have very good flora and fauna, and also there are so many different types of minerals which you can form here, and also this also poses a very good and strategic role to play. और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है. सो कम पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लरिश कर पा रहा है. एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली यहाँ पर हैं. और साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे मिनरल्स भी मिल सकते हैं. अगर यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो हो सकता है उसका भी एक यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिले अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं इन फ्यूचर. और साथ ही साथ यहाँ पे ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा फिशरीज जो हैं और उसके बाद इसी रूट से होकर के यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपका जो वर्ल्ड ट्रेड की जो शिप्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, वो यहीं से होकर के गुजरती हैं. So that's all for today's video. I hope
आपको पसंद आई होगी। हाँ, मुझे पता है कि मुझे पिछली 3 वीडियोस थी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं, बट आई होप अगर आपने यहाँ तक देखे तो इसका मतलब ये फॉर श्योर इट वाज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड समथिंग यूजफुल फॉर यू। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मैं छोटी वीडियोस बनाऊँ एंड क्रिस्प वीडियोस बनाऊँ जो आपको और आसानी से समझ में आए और अच्छे से आपके काम आए। सो ऑन दिस नोट, आई रियली वांट टू आस्क यू गाइस टू कीप सपोर्टिंग मी। मैं आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट देख करके आई एम रियली वेरी हैप्पी गाइस। एंड यस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू स्टडी एनीथिंग विथ मी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बताऊँ, कुछ और नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ तो थैंक यू गाइस। चोस।